जी भाइयों, तो आज का हमारा टॉपिक है, हम एडब्ल्यूएस की सर्विस पढ़ेंगे। आईएएम सर्विस जो हमारे पास है, एक सिक्योरिटी सर्विस। हमने बहुत सारी सर्विस पढ़ी है। हमने एक कंप्यूटर सर्विस पढ़ी है जिसमें हमने ईसी2 को डिस्कस किया था। हमने एक स्टोरेज सर्विस पढ़ी थी जिसमें हमने एस3 को डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अलावा हमने अ, आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी सर्विस, और उसमें हम आईएम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आईएम क्या है? एक सिक्योरिटी सर्विस है। जिस तरह ईसी2 कंप्यूटर सर्विस है और एस3 हमारे पास स्टोरेज सर्विस थी, तो आज हम डिस्कस करेंगे आईएम को। मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आईएम होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। आईएम की फुल फॉर्म होती है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। जो एडब्ल्यूएस की एक सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस है। इसके अंदर हम करते क्या है? इसके अंदर भैया हम ये करते हैं कि फर्ज कर लें आपका अकाउंट है एडब्ल्यूएस का। ठीक है, जिस तरह हर कोई बनाता है, अपना अकाउंट बनाता है, तो आपका आपने एक अकाउंट बनाया, तो आपने किसी इंप्लॉय को या किसी फ्रेंड को या किसी को आपने एक्सेस देनी है उस अकाउंट की। ये कंपनी का अकाउंट है, तो कंपनी ने डिफरेंट लोगों को एक्सेस देनी है अपने अकाउंट की। क्यों देनी है एक्सेस? क्योंकि हो सकता है एक कंपनी का अकाउंट है तो वहां पे डिफरेंट लोग काम कर रहे हो। कुछ लोगों ने EC2 के ऊपर काम करना हो, कुछ लोगों ने S3 को एक्सेस करना हो, कुछ लोगों ने डेटाबेस के ऊपर काम करना हो। ठीक है, तो आप फिर क्या करते हैं? डिफरेंट लोगों को एक्सेस देते हैं अपने अकाउंट के। तो वो जो एक्सेस देने का पर्पज होता है, जो एक्सेस देने का एक प्रोसीजर होता है, एक्सेस किस तरह देनी है, कितनी एक्सेस देनी है, उसको हम डिस्कस करते हैं आईएम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम डिफरेंट यूजर बनाते हैं। आप फर्ज कर लो, आप जो है ना अपना अकाउंट में काम कर रहे हो, आप EC2 बना रहे हो, वहाँ पे कोई मुश्किल आ गई है, वहाँ पे कोई आपका काम नहीं हो रहा। ठीक है, वहाँ पे आप कहीं पे जो स्टक हो गए हो। अब आपने किसी से कांटेक्ट किया अपने फ्रेंड से कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखो, तो वो कहेगा मुझे अपने अकाउंट के एक्सेस दो। तो ऑब्वियसली आप उसको अपना ईमेल और पासवर्ड तो नहीं बताओगे अपने अकाउंट का। ये तो क्रेडेंशियल्स होते हैं, ये तो रूट अकाउंट क्रेडेंशियल्स होते हैं, आप किसी को नहीं दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप ये करोगे, आप उस फ्रेंड को एक यूजर क्रिएट करोगे वहां पे। एक यूजर, हम क्या करते हैं आईएम के अंदर जाके हम यूजर्स क्रिएट करते हैं, फिर हम उस यूजर्स को डिफरेंट परमिशन देते हैं। ठीक है, परमिशन ये देते हैं कि आप मेरे अकाउंट के अंदर क्या कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेरा जो दोस्त है उसने EC2 के ऊपर काम करना है, तो मैंने उसको परमिशन दे दी। वहां पे मैंने उसको पॉलिसी लगा दी कि आप मेरे अकाउंट के अंदर जब भी लॉगिन होगे, तो आप वहां पे सिर्फ EC2 के ऊपर काम कर सकते हो। मैंने उसको EC2 की परमिशन दे दी, आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो जब वो मेरे अकाउंट के अंदर लॉगिन होगा एज अ यूजर, यूजर 1 के नाम से, जो भी आपने उसको नेम दिया होगा, तो वो आपके अकाउंट के अंदर सिर्फ EC2 के ऊपर ही काम कर पाएगा। अगर वो S3 को एक्सेस करना चाहे, बुक क्रिएट करना चाहे, कोई और काम करना चाहे, तो उसको एरर आ जाएगा। किस तरह आएगा? जिस तरह हम अभी लैब परफॉर्म करते हैं, तो हम लैब परफॉर्म कर रहे होते हैं एज अ IM यूजर। ठीक है, तो आपने देखा होगा समटाइम हम कोई एडवांस लेवल की कोई सर्विस यूज करना चाहें, कोई कोशिश करना चाहें, तो हमें वो एरर दे देता है। वो कहता है कि यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस एक्शन। हम ऑथोराइज नहीं होते क्योंकि वहां पे हमें पॉलिसीज लगी होती है, हमें परमिशन ही नहीं होती वो काम करने की। ठीक है, तो यही काम जो है हम आईएम के अंदर करते हैं। वहां पे हम डिफरेंट यूजर बनाते हैं, तो उन यूजर को डिफरेंट परमिशन साइन करते हैं, और वो यूजर हमारे अकाउंट के अंदर आके वही 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 काम से परफॉर्म कर सकते हैं जो हमने उसको परमिशन दी होती है। ठीक है, तो ये काम हम करते हैं आईएम के अंदर। तो ये इसका ओवरव्यू था। हाँ, अब हम चलते हैं इसके स्लाइड्स के ऊपर, वहां से इसको डिस्कस करते हैं। तो आईएम होता क्या है? यू कैन सेंट्रली मैनेज authentication and access to Amazon Web Services resources यूज एज अ फीचर ऑफ AWS अकाउंट एट नो चार्ज। इसका कोई भी चार्ज नहीं होता इस सर्विस का, जिस तरह हमारे पास VPC का चार्ज नहीं होता, और भी बहुत सारी सर्विस होती हैं उसका चार्ज नहीं होता। इसी तरह आईएम जो सर्विस है, इसका भी आपको चार्ज नहीं होता, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपके पास। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यूजर्स क्रिएट करते हैं। यूजर आपको पता चल गया क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर किसी को मैंने एक्सेस देनी है अपने अकाउंट की, तो वहां पे मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा, और उस यूजर के क्रेडेंशियल अपने फ्रेंड से किसी दूसरे पर्सन से शेयर करूंगा, और मेरे अकाउंट का लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट यूजर्स करते हैं, ग्रुप्स भी क्रिएट करते हैं, एंड रोल्स भी क्रिएट करते हैं। तो इसकी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ग्रुप कि हमारे पास ग्रुप्स और रोल्स क्या होते हैं। अप्लाई पॉलिसीज टू एंटिटीज टू कंट्रोल देयर एक्सेस टू AWS सोर्सेज। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जब हम कोई यूजर्स क्रिएट करेंगे, कोई ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो उनके ऊपर हम डिफरेंट परमिशन और पॉलिसी भी अटैच करेंगे कि आप क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं हमारे अकाउंट के अंदर आके। तो यहाँ पे दो चीजें उन्होंने बताई हैं कि अथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ये दो चीजें हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईएम। ठीक है, तो अथेंटिकेशन में हम क्या करते हैं? अथेंटिकेशन में जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो शेयर करते हैं। ऑब्वियसली जो पर्सन क्रेडेंशियल को यूज करते हुए हमारे अकाउंट का तो लॉगिन होगा,
तो हमारा अकाउंट को क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, क्या ये पर्सन ऑथेंटिकेट है, क्या लॉगिन हो सकता है, अगर तो क्रेडेंशियल्स वैलिड है तो हमारे अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। तो उसका मतलब ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है वो हमारा। फिर ऑथराइजेशन होता है। ऑथराइजेशन होता है कि ऑथेंटिकेट होने के बाद वाला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। एक पर्सन लॉगिन तो हो गया सक्सेसफुली, अब वो क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है, उसको क्या अथॉरिटीज हमने दी हुई हैं, ठीक है, वो क्या काम परफॉर्म कर सकेगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑथराइजेशन। तो वो भी किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, वो भी आईएम सर्विस जो होती है हमारी, उसके थ्रू उसको मैनेज किया जाता है। इसको सिर्फ रीड कर लेना आपने, या आप यहाँ से ना भी रीड करें, जो मैंने आपका स्लाइड शेयर किया वहां से उसको रीड कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले था आई एम यूजर। मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। जैसे मेरा अकाउंट है AWS का, आपका भी कुछ स्टूडेंट का अकाउंट होगा, तो वैसे मैंने कहा था अभी ना बनाए, जैसे आपका अकाउंट ये एक्सेस फिनिश होगी पोर्टल की तो उसके बाद आप बना सकते हैं अपना अकाउंट, फिर आपको 1 ईयर की एक्सेस मिलेगी उसकी। ये देखें, ये मेरा अकाउंट है AWS का। यहाँ पे जब भी आपने लॉगिन करना है तो आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो होता है रूट यूजर, एक होता है आई एम यूजर। अब इसका डिफरेंस क्या होता है कि मैं ओनर हूँ इस अकाउंट का, ठीक है, तो मैं किसके थ्रू लॉगिन होगा, मैं अपना यहाँ पे ईमेल डालूंगा और नेक्स्ट करके यहाँ पे उसका पासवर्ड डालूंगा और मैं उसके अंदर इजीली लॉगिन हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये होता था रूट यूजर, कि अगर किसी रूट यूजर ने, रूट यूजर किसे कहते हैं, जिसके पास तमाम परमिशन होती हैं, तमाम प्रिविलेजेस होती हैं, जिसके पास, जो उस अकाउंट का ओनर होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अकाउंट ओनर, दैट कैन परफॉर्म ऑल एक्शंस, ठीक है। तो वो होता है रूट यूजर। तो आपने याद रखना है, जब भी आपने एज अ रूट यूजर लॉगिन होना है तो आपको एक ईमेल चाहिए अपनी, जिस पे आपने बनाया हुआ है, और दूसरा आपको पासवर्ड आपने लगाना, आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा तरीका होता है कि आई एम यूजर। अगर आपने कोई यूजर बनाया हुआ है, किसी दूसरे पर्सन ने आपके अकाउंट में लॉगिन होना है, तो आप उसको ऑब्वियसली अपना ईमेल पासवर्ड तो नहीं दोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपने अकाउंट के अंदर जाके एक यूजर बनाओगे, तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम लॉगिन होगा वो एज अ आई एम यूजर लॉगिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्लिक करेगा आई एम यूजर, क्योंकि उसके क्रेडेंशियल दो होते हैं, उसके क्रेडेंशियल्स होते हैं, अकाउंट आईडी उसकी होती है एक 12 डिजिट नंबर होता है, आप वो उसको एंटर करता है और वो अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रेडेंशियल्स होते हैं रूट यूजर के और आई एम यूजर के। तो यहाँ पे यही बताया गया कि आई एम यूजर कौन होता है। आई एम यूजर वही होता है जो आप क्रिएट करते हैं अपने अकाउंट के अंदर जाके, और जिसको आप थोड़ी सी परमिशन देते हैं। आई एम यूजर इज एन एंटिटी, उसको हम एंटिटी भी कहते हैं, एक इंडिविजुअल दैट यू क्रिएट इन AWS टू रिप्रेजेंट अ पर्सन और एप्लीकेशन दैट इंटरेक्ट विद AWS सोर्सेज, जो हमारे AWS सोर्सेज को यूज करेगा। A user in AWS consists of a name and credentials। तो उसका वहां पे क्या होता है, नेम क्रेडेंशियल उसको हम देते हैं, कि आपने उसको नेम का देना यूजर को, किस नेम से बना रहे हैं और उसके क्रेडेंशियल्स कौन से हैं, तो आप उसको दोगे, वो हमारा आई एम यूजर बन जाएगा। आई एम अकाउंट रूट यूजर। तो अकाउंट रूट यूजर कौन होता है, जो ओनर होता है अकाउंट का, ठीक है, जो जिसको लॉगिन होने के लिए अपना ईमेल और पासवर्ड चाहिए, तो वो हमारा होता है रूट यूजर। यहाँ पे लिखा भी हुआ, when you first create AWS account you begin with a single sign identity। this entity has complete access to all AWS services and sources। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ओनर तो ओनर सारे काम कर सकेगा अकाउंट के अंदर जाके, ठीक है, इसलिए he has access to all AWS sources and services in the account and is called the AWS account root user। तो ये हमारा होता है भाई अकाउंट रूट यूजर। बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट रूट यूजर हैव फुल एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज इन द अकाउंट, ठीक है। जिस तरह हम लिनक्स की लैब करते थे ना, तो लिनक्स के अंदर हम रूट बनने के लिए कमांड चलाते थे सुडो सू की, तो मुझे रूट बना दो। रूट कौन होता है, ओनर होता है, जिसको जो सारे काम कर सकता है, ठीक है, जो कोई भी काम करेगा उसको एरर नहीं मिलेगा, उसको ये मैसेज नहीं मिलेगा कि यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस एक्शन। इसलिए जो रूट जो होता है वो कोई भी काम कर सकता है। सर जी। सर ये पीछे वाली स्लाइड में, ये इस वाली स्लाइड में, ये जो टॉप पे लिखा हुआ है ग्रानुलर परमिशन, ये क्या होता है?
अच्छा, आईएम के थ्रू हम क्या करते हैं, आईएम के थ्रू हम ग्रानुलर परमिशन साइन करते हैं, सिक्योर एक्सेस फॉर एप्लीकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये डिफरेंट चीजें होती हैं, इसको डिस्कस हम करेंगे। लेकिन जो ग्रानुलर परमिशन होता है ना, इसका मतलब होता है कि आप जिसको जितनी परमिशन दोगे उसको उतनी परमिशन साइन होगी। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरा जो ग्रानुलर होता है स्पेसिफिक परमिशन, थोड़ी सी परमिशन, लीस्ट प्रिविलेजेस। तो आप किसी भी यूजर को आप चाहते हो कि कोई भी यूजर मेरे अकाउंट के अंदर आ जाए, लेकिन ना वो सिर्फ थोड़ा सा काम कर सके, लाइक क्या कर सके, वो सिर्फ EC2 को स्टॉप कर सके, ना टर्मिनेट कर सके, ना EC2 को क्रिएट कर सके, कोई और काम ना कर सके EC2 के ऊपर। ठीक है, एक तो होता है कि आपने किसी को परमिशन दे दी कि आप EC2 के ऊपर तमाम काम कर सकते हो, ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको मजीद थोड़ी परमिशन देना चाहते हो, ग्रैनुलर परमिशन, तो बिल्कुल थोड़ी सी, उसके लिए फिर आप क्या करते हो, उसका ये भी दे सकते हो। ग्रैनुलर परमिशन का मतलब होता है कि उसका मजीद काम कर सकते हो, कि आप जो है ना एक ही सर्विस के ऊपर सिर्फ ये स्पेसिफिक काम कर सको। जिस तरह EC2 है, तो EC2 के ऊपर आप सिर्फ उसको टर्मिनेट कर सकते हो, या तो ये परमिशन दे दो। आप EC2 को स्टॉप कर सकते हो, आप EC2 को स्टार्ट कर सकते हो। तो वो होता है कि आप जितनी स्पेसिफिक परमिशन दोगे उसको उतनी ही परमिशन साइन होगी, उससे ज्यादा ये काम काम वो नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रैनुलर स्पेसिफिक परमिशन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास होता क्या है, हमारे पास भाइयों रूट यूजर होता है, तो रूट यूजर के क्रेडेंशियल अलग होंगे, आईएम यूजर के क्रेडेंशियल अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो रूट यूजर होगा ना, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये वाले क्वेश्चन, इसलिए आपने इसको याद करना है। जो रूट यूजर होता है, तो उसके क्रेडेंशियल्स कौन से होते हैं, उसका एक ईमेल होता है, पासवर्ड होता है। ठीक है, उसके क्रेडेंशियल्स ये होते हैं। जो आईएम होता है, अब दूसरी बात ये होती है कि जब आप कोई आईएम यूजर बनाते हो अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो आपके पास ना वहाँ तीन ऑप्शन होते हैं। क्या आप उसको ये भी बता सकते हो कि भाई ये जो मेरा मैं आईएम यूजर बना रहा हूँ, ये मेरे अकाउंट के अंदर लॉगिन तो हो सकता है, लेकिन किस तरह हो सकता है? क्या वो कंसोल के थ्रू लॉगिन हो सकता है? अगर वो CLA के थ्रू होना चाहे तो क्या वो CLA के थ्रू भी ऑन हो सकता है, लॉगिन हो सकता है मेरे अकाउंट के अंदर? क्या अगर वो SD के थ्रू होना चाहिए, वो चाहे मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो किट होती है, अगर वो उसके थ्रू मेरे अकाउंट को एक्सेस करना चाहे, क्या कर सकता है? जी, तीनों परमिशन होती है, आप तीनों उनमें से कोई भी साइन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए अगर आपने किसी आईएम यूजर को परमिशन दी हुई है, तो मेरे अकाउंट के अंदर कंसोल के थ्रू लॉगिन हो सकता है। तो उसका जो फिर क्रेडेंशियल्स होंगे, वो उसका आईएम यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा। इसी तरह अगर आपने किसी को परमिशन दी हुई है कि मेरे अकाउंट के अंदर लॉगिन हो सकता है, लेकिन वो CLA के थ्रू या SD के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो उसके जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो होंगे एक्सेस एंड सीक्रेट कीज। वहाँ पे उस सीक्रेट कीज जनरेट होती हैं, वो उसको हम असाइन करते हैं, फिर वो उनको यूज करते हुए हमारे अकाउंट के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास MFA होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर आपने लगाया हुआ तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो ये भी एक तरह का हमारा क्रेडेंशियल होता है। इसी तरह जब हम EC2 बनाते हैं, तो EC2 को बनाने के लिए हम उसका एक की पेज जनरेट करते हैं, प्राइवेट फाइल डाउनलोड करते हैं, जो ऑथराइजेशन के काम आती है। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होता है, एक तरह का क्रेडेंशियल ही होता है। तो ये सारे आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, तो आपने याद रखना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है ये वाली, कि अगर आपने अपने यूजर को एक्सेस दी हुई है, अपने फ्रेंड को, कि मेरे अकाउंट के अंदर लॉगिन तो हो सकता है लेकिन थ्रू मैनेजमेंट कंसोल, उसके लिए क्रेडेंशियल्स ये वाले होंगे। अगर आपने किसी अपने फ्रेंड को एक्सेस दी है कि वो मेरे अकाउंट के अंदर लॉगिन हो सकता है लेकिन थ्रू CLI एंड SDK, ठीक है, तो उसके लिए फिर जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो अलग होंगे, उसके लिए एक्सेस एंड सीक्रेट कीज जनरेट होंगे, फिर आप वो उसको साइन करोगे। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। ऑथराइजेशन हैज अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ऑथराइजेशन क्या होता है, ये तुमने पढ़ लिया ऑथेंटिकेशन। अभी हम जो पढ़ते हैं वो पढ़े थे ऑथेंटिकेशन, कि किसी को ऑथेंटिकेट किस तरह करना है। आप उसके ऑब्वियसली ऑथेंटिकेट किस तरह होगा, या तो आईएम यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, या ऑथेंटिकेशन के लिए वो अपनी सीक्रेट या एक्सेस कीज डालेगा। ठीक है, फिर ऑथेंटिकेशन के लिए हम MFA भी ऑन कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए हम की पेड भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे अभी हम पढ़ रहे थे, तो एक ओवरव्यू ऑथेंटिकेशन किस तरह करनी है आपने किसी भी यूजर को। ठीक है, ऑथेंटिकेट किस तरह करना है आपने, उसको लॉगिन एक्सेस किस तरह देनी है। अब आ जाता है कि आपने कोई ऑथेंटिकेट कर तो दिया, वो आपके अकाउंट में लॉगिन तो हो चुका है, अब वो क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो वो होता है ऑथराइजेशन। यू अलाउ यूजर टू एक्सेस AWS सर्विसेज बाय ग्रांटिंग ऑथराइजेशन। यू असाइन परमिशन बाय क्रिएटिंग एन IAM पॉलिसी। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया, न्यू वर्ड, IAM पॉलिसी। IAM पॉलिसी क्या होती है? IAM पॉलिसी इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन जो IAM पॉलिसी होती है क्या होती है, एक तरह की परमिशन होती है कि आप किसी यूजर को देते हो। जब भी आप कोई यूजर बनाओगे या कोई ग्रुप क्रिएट करोगे,
आप उसको हमेशा एक IAM पॉलिसी अटैच करोगे उसके ऊपर हमेशा। IAM पॉलिसी क्या होती है? परमिशन होती है, काम करने की परमिशन। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो यूजर है ये सिर्फ EC2 को स्टॉप कर सके, तो उसके ऊपर आप IAM पॉलिसी लगाओगे उस तरह की, जो ऐसी पॉलिसी लगाओगे जिससे वो सिर्फ स्टॉप कर सके और कोई काम ना कर सके हमारे अकाउंट के अंदर। अगर आप चाहते हो कि ये जो पर्सन है मेरे अकाउंट के अंदर आगे सिर्फ S3 बकेट को क्रिएट कर सके, डिलीट ना कर सके, उसके लिए फिर आप उसको भी पॉलिसी लगाओगे उस तरह की। तो आपने जो भी काम करवाना है अपने यूजर से, कोई भी उसको परमिशन देनी है, उसके लिए आप उसको पॉलिसी ही लगाओगे, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं IAM पॉलिसी। परमिशन डिटरमाइन, तो IAM पॉलिसी क्या होती है? परमिशन होती है। परमिशंस क्या होती हैं? परमिशन डिटरमाइन विच रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस आर अलाउड टू बी यूज्ड। ठीक है, कि कौन कौन से काम कर सकते हैं हमारे अकाउंट के अंदर, कौन कौन सी सर्विस को वो एक्सेस कर सकते हैं। IAM इज ग्लोबल, ये ग्लोबल सर्विस होती है। IAM सेम लाइक हमारा जो S3 होता है, S3 भी ग्लोबल सर्विस होती है, IAM भी ग्लोबल सर्विस होती है हमारे पास, ठीक है? BPC ग्लोबल सर्विस नहीं होती, BPC हमारे पास कौन सी सर्विस होती है भाइयों? BPC। जी भाइयों, सर रीजन। रीजनल सर्विस होती है, ठीक है? AWS के अंदर BPC रीजनल सर्विस होती है, बट गूगल क्लाउड के अंदर जो BPC होता है वो हमारे पास ग्लोबल होता है। ठीक है भाइयों, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। IAM इज ग्लोबल सर्विस, इट इज नॉट ऑन अ पर रीजन बेसिस। ठीक है, वो कह रहा है रीजनल नहीं है, ये ग्लोबल सर्विस होती है आपके पास। यहाँ पे देख लें, टू असाइन परमिशन टू अ यूजर, ग्रुप और रोल। ठीक है, हमने कहा था कि हम यूजर भी बना सकते हैं, हम ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है, और रो भी बना सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। यू मस्ट क्रिएट IAM पॉलिसी, आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, आपको हमेशा IAM पॉलिसी लगानी ही पड़ेगी, उसके ऊपर परमिशन देनी ही पड़ेंगे, ठीक है? अगर आप IAM पॉलिसी नहीं लगाओगे तो वो कोई भी काम नहीं कर सकेगा बाय डिफॉल्ट हमारे अकाउंट के अंदर। अब पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लिसिटली नीड्स परमिशन, जो किसी भी पर्सन को किसी काम करने की परमिशन देगा, ठीक है? देयर आर नो डिफॉल्ट परमिशन, कोई भी इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने तो कोई यूजर बना दिया है और उस यूजर को आपने कोई भी परमिशन नहीं दी, कोई भी उसका पॉलिसी नहीं लगाई, ठीक है, तो वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा बाय डिफॉल्ट। जिस तरह सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप नहीं लगाया किसी इशू के ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट तमाम ट्रैफिक ब्लॉक कर देता है, कोई भी ट्रैफिक आपके सर्वर तक नहीं आ सकती। इसी तरह अगर आपने किसी कोई यूजर बनाया है और यूजर को आपने परमिशन नहीं दी, कोई पॉलिसी नहीं लगाई, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट वो जो यूजर होगा वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है? ऑल एक्शंस आर डिनाइड बाय डिफॉल्ट, ऑल एक्शंस आर डिनाइड बाय डिफॉल्ट। इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिनाई, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। दो चीजें होती हैं भाइयों, एक हमारे पास होता है एक्सप्लिसिटली डिनाई, एक होता है हमारे पास इम्प्लिसिटली डिनाई, दो चीजें होती हैं। एक होता है एक्सप्लिसिटी, एक होता है इम्प्लिसिटी। एक्सप्लिसिटी अलाउ या डिनाई, इम्प्लिसिटी डिनाओ और अलाउ। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक्सप्लिसिटी का मतलब होता है कि जो आप खुद करते हो, जो आप काम मैनुअली करते हो, मैनुअली करते हो जो आप, ठीक है? इम्प्लिसिटी का मतलब होता है जो काम मैनुअली नहीं करते, जो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, जो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप को पता होगा, मैंने बहुत दफा लैब की, बहुत डिटेल में डिस्कस किया सिक्योरिटी ग्रुप। हमने पढ़ा था कि जब आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई रूल नहीं लगाते, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपने कोई भी रूल ऐड नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? तमाम ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा, बाय डिफॉल्ट तमाम ट्रैफिक को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। वो जो ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, क्या वो एक्सप्लिसिटी हुई है या इम्प्लिसिटी हुई है? वो इम्प्लिसिटी ब्लॉक हुई है, इम्प्लिसिटी डिनाई हुई है वो, ठीक है? लेकिन अगर आप खुद कोई चीज को मैनुअली जाके कोई रूल ऐड करते हो या ब्लॉक करते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिटी, जो आप खुद करोगे जाके। जो चीज बाय डिफॉल्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिटी, और जो चीज आप खुद मैनुअली करते हो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिटी। इसी तरह अगर आपने कोई यूजर बनाया है और उस यूजर को आपने कोई परमिशन नहीं दी, ठीक है, तो उसका मतलब है वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मतलब इम्प्लिसिटी, तो इम्प्लिसिटी उसको डिनाई कर दिया जाएगा। आप एक्सप्लिसिटी भी कर सकते हो, ठीक है, आप उसको ये भी कह सकते हो आप ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते, आप ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो हमारा एक्सप्लिसिट डिनाई होगा।
लेकिन जो चीज बाय डिफॉल्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिटली डिनाइड। तो ये इसका मतलब है, इसको आगे डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिटी को। ये लिखा भी हुआ है, देयर आर नो डिफॉल्ट परमिशंस, ये आपने याद रखना है, पूछा जाता है कि सिक्योरिटी ग्रुप का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, एनएसीएल का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, जो आपका आईएम यूजर होता है उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है। ठीक है। ऑल एक्शंस, अगर आपने कोई भी उसको परमिशन नहीं दी, ऑल एक्शंस आर डिनाइड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, इसलिए वहां पे क्या आ रहा है, इम्प्लिसिटली डिनाई आ रहा है, अनलेस दे आर एक्सप्लिसिटली अलाउड। जब तक आप उसको खुद मैनुअली उसको कोई काम करने की इजाजत नहीं देते। फिर यहाँ पे एमएफए आ सकता है कि आप जो है ना अपने अकाउंट के अंदर एक एमएफए कर सकते हो। ठीक है, एमएफए क्या होता है, जिस तरह आप डिफरेंट फेसबुक या कोई भी ऐप यूज करते हो, तो वहां पे जब जब लॉगिन होते हो तो आपको पूछता है कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लें। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको एक कोड आ जाएगा। वो कोड आपके मोबाइल के ऊपर भी आ सकता है, आपको ईमेल भी आ सकती है, आप जो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर होते हैं आप उसको भी यूज कर सकते हैं, तो डिफरेंट चीजें होती हैं। उसके ऊपर कोड आता है, उस कोड को आप जब उस वहां पे पेस्ट करोगे फिर आपको लॉगिन करेगा वो। इसको हम क्यों यूज करते हैं, अपने सिक्योरिटी को इनहेंस या बेटर करने के लिए हम एमएफए को यूज करते हैं। तो ये भी आप जो है ना, अगर आप एज अ रूट यूजर लॉगिन हो रहे हो वहां भी आप कर सकते हो। अगर आप कोई यूजर क्रिएट कर रहे हो तो वहां भी आप एमएफए उसके ऊपर लगा सकते हो कि जब भी यूजर नेक्स्ट टाइम लॉगिन हो तो उसको एक कोड आए, ऑथेंटिकेशन कोड। यहाँ से पढ़ लेते हैं आई एम यूजर। अच्छा, यहाँ पे पहले ये पढ़ लें, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है। बेस्ट प्रैक्टिस इस सर्विस को यूज करने की ये होती है, क्रिएट अ सेपरेट आई एम यूजर अकाउंट विद एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग एडब्ल्यूएस अकाउंट रूट यूजर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखो जब भी मैंने आपको अपने अकाउंट से लॉगिन हुआ तो मैंने ना हमेशा यही यूज किया, रूट यूजर, मैंने अपना ईमेल डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन हो गया, और जो मैंने काम करना था मैंने किया। लेकिन एडब्ल्यूएस वाले कहते हैं कि अगर आप डेली बेस पे लॉगिन हो रहे हो, अगर आप मल्टीपल टाइम लॉगिन हो रहे हो अपने अकाउंट के अंदर, तो ये टेक्निक यूज ना करो, ये प्रैक्टिस को यूज ना करो कि आप रूट यूजर लॉगिन हो। आप क्या करो, आप रूट यूजर लॉगिन हो जाओ, रूट यूजर लॉगिन होने के बाद आप वहां पे ना एक आईएम यूजर बना लो। ठीक है, एक यूजर क्रिएट कर लो और उस यूजर को एडमिन राइट्स दे दो कि वो कोई भी काम परफॉर्म कर सकता है हमारे अकाउंट के अंदर, उसको एडमिनिस्ट्रेशन राइट दे दो, एडमिन राइट दे दो उसको। ठीक है, तो फिर आपने जब भी नेक्स्ट टाइम लॉगिन होना तो आप रूट यूजर के थ्रू लॉगिन ना हो, आप हमेशा एडमिन आई एम एज अ आई एम यूजर लॉगिन हो। इससे ऐसा वो क्यों कहते हैं, वो इस तरह कहते हैं कि क्योंकि आपके जो क्रेडेंशियल है वो सिक्योर रहे, आपका अकाउंट सिक्योर रहे। आप हमेशा रूट यूजर लॉगिन होते हो, लेकिन अगर किसी को आपके रूट यूजर का पासवर्ड या ईमेल पता लग गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे आपका वहां पे वो आपकी सर्विस को यूज कर सकता है, अकाउंट हैक हो सकता है। लेकिन अगर किसी को आपके आईएम यूजर का पासवर्ड या क्रेडेंशियल पता लग जाते हैं तो वो अगर लॉगिन हो भी जाता है तो आप क्या कर सकते हो, एज अ रूट यूजर लॉगिन होकर उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप हमेशा रूट यूजर लॉगिन ना हो। हाँ, अगर आपने कभी कभार होना है फिर आप रूट यूजर लॉगिन हो सकते हो, लेकिन आप अगर आपने डेली बेसिस पे होना है या दिन में आपने 3-4 बार लॉगिन होना है तो फिर आप एज अ आईएम यूजर लॉगिन हो जाओ। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है यहाँ पे। जी भाई, क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पे अब हम पढ़ लेते हैं कि आई एम यूजर हमारे पास होता गया, मैंने आपको बता भी दिया आई एम यूजर क्या होता है, लेकिन दोबारा उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। आई एम यूजर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एन एंटिटी दैट यू क्रिएट इन AWS। एक इंडिविजुअल होता है, एक यूजर होता है, उसको हम एंटिटी भी कह सकते हैं, जिसको आप क्रिएट करते हो अपने अकाउंट के अंदर जाके। वो किस तरह क्रिएट करते हैं उसकी हम लैब करेंगे इस लेक्चर के बाद। ठीक है भाइयों, प्रोवाइड अ वे टू इंटरेक्ट विद AWS, कि आप उसको एक वे प्रोवाइड करते हो कि वो आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन होके आपकी डिफरेंट सर्विस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हैव नो डिफॉल्ट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, बाय डिफॉल्ट उस वक्त कोई भी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल नहीं होते, आपको क्रिएट करना पड़ेगा और उसको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे, जनरेट होते हैं जब भी आपको यूजर क्रिएट करोगे तो उसके ऑटोमेटिकली जो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स होते हैं उसका ईमेल पासवर्ड वगैरह भी जनरेट हो जाता है। कैन रिप्रेजेंट पर्सन और एप्लीकेशन, तो ये आपका पर्सन भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकता है। एप्लीकेशन किस तरह होता है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है भाइयों,
एन आई एम यूजर इज ओनली द identity with associated permission. You might create IAM user to represent an application and must have credentials to make request to। इसके बाद इसको पढ़ लेना, इसके अंदर और कुछ नहीं लिखा, ठीक है, बाकी वही चीजें मेरे को पढ़ा दी हैं। आप इसको पढ़ना है, रीड करना है, अगर कोई इश्यू है तो उन्हें पूछ लेना, कोई ऐसी लाइन समझ नहीं आया तो उन्हें पूछ लेना। अच्छा, एक तो हमने पढ़ लिया कि आई एम यूजर में क्रिएट करते हैं, एक होता है आई एम ग्रुप, ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब आई एम ग्रुप का मतलब क्या होता है? आप यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, इंडिविजुअल यूजर, ठीक है, आपके दो फ्रेंड हैं, उन दोनों ने आपके अकाउंट में लॉगिन होना है, या एक कंपनी के दो तीन एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने लॉगिन होना, तो वो इंडिविजुअली तमाम यूजर बनाएंगे, ठीक है, तो आपने दो यूजर बना लिए या तीन यूजर बना लिए, तो वो आपके अकाउंट के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मल्टीपल यूजर है आपके पास, ठीक है, आपके पास ना बहुत सारे यूजर आपने क्रिएट करने हैं, और फर्ज कर लें दो लोगों ने आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन होना है, ठीक है, और उनको डिफरेंट काम हो सकता है, जिस तरह दो लोग हैं तो उनको ना, एक पर्सन है उसने EC2 के ऊपर काम करना है, एक पर्सन है उसने S3 के ऊपर काम करना है, तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअली इन दोनों यूजर को क्रिएट करोगे अपने अकाउंट के अंदर जाके, जो इसके क्रेडेंशियल होंगे आप इसके साथ शेयर कर दोगे, जो इसके क्रेडेंशियल होंगे वो आप इस पर्सन के साथ शेयर कर दोगे, और दोनों पर्सन आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है, ये तो होता है आई एम यूजर। फिर होता है कि अगर मल्टीपल लोगों ने आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन होना है, फर्ज कर लें दो लोग हैं, उन्होंने S3 को एक्सेस करना है, S3 के ऊपर काम करना है, चार लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने EC2 के ऊपर काम करना है, ठीक है, पांच लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने डेटाबेस के ऊपर काम करना है आपके अकाउंट के अंदर। तो आप क्या करोगे वहां पे, इंडिविजुअल यूजर तो आप इंडिविजुअल क्रिएट करोगे, ठीक है, वो तो आप इंडिविजुअल क्रिएट करोगे, आपको यूजर कितने हो गए, 9 10 11 हो गए यूजर, तो ये तो 11 यूजर आप इंडिविजुअल क्रिएट करोगे, ठीक है। लेकिन क्या आप इनको वन बाय वन परमिशन साइन करोगे, इन दोनों को वन बाय वन, इनको फिर वन बाय वन, इनको तो इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माने जाते आईएम के अंदर। तो आप वहाँ क्या करोगे, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रुप का, आप तीन ग्रुप बना लो, एक ये ग्रुप बना लिया, एक ये ग्रुप बना लिया, और एक ये ग्रुप बना लिया, तीन ग्रुप आप बना लो, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर आपने इन दो लोगों को ऐड कर दिया जो ये दो लोग थे, इस ग्रुप के अंदर आपने इन चार लोगों को ऐड कर दिया, और इस ग्रुप के अंदर आपने इन पांच लोगों को ऐड कर दिया। अब बजाय इसके कि हम इंडिविजुअली यूजर्स के ऊपर परमिशन लगाएं, अब हम उस ग्रुप के ऊपर परमिशन लगाएंगे, ठीक है। अब हम इस ग्रुप के ऊपर ऐसे की परमिशन लगा देंगे, इस ग्रुप के ऊपर हम EC2 की परमिशन लगा देंगे, इस ग्रुप के ऊपर हम डेटाबेस की परमिशन लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये ग्रुप के मेंबर डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हैं, इसी तरह इस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो EC2 के ऊपर काम कर सकते हैं, इस ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर है वो S3 के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। अगर आप कल को यहाँ से कोई एक पर्सन आउट कर दोगे, कोई बंदा अपनी टीम से निकाल दोगे, तो यहाँ कितने बच गए, तीन, ठीक है, तब उनके ऊपर परमिशन साइन हो जाएंगी। वो जो आपने परमिशन एक एक जो आपने पर्सन वहां से निकाला है और उसको किसी और ग्रुप में ऐड कर दिया, उसको आपने S3 के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है, अब उसके ऊपर कौन सी परमिशन ऐड हो जाएंगी, उसके ऊपर S3 वाली परमिशन ऐड हो जाएंगी। अब ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि अगर बहुत सारे लोगों ने इस तरह कोई काम करना है, इस तरह कोई सिनेरियो बन रहा है, तो आप इंडिविजुअली परमिशन साइन करने के बजाय ग्रुप क्रिएट करो, उन ग्रुप के अंदर मेंबर ऐड करो, और फिर उस ग्रुप के ऊपर परमिशन लगाओ। इसको हम बोलते हैं IM ग्रुप। सर, जी एक यूजर जो है वो मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है? नहीं, एक यूजर जो है ना वो मल्टीपल ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। सॉरी, एक यूजर की बात कर रहे हैं। हाँ, एक यूजर जो होता है जी ना वो सर। मल्टीपल ग्रुप के मेंबर हो सकता है, ठीक है। यही तो हमारे पास बेनिफिट होता है ग्रुप का, कि अगर आप तीन ग्रुप बनाए हुए हैं और आपने एक मेंबर को मल्टीपल ग्रुप में ऐड किया हुआ है, एक पर्सन को, तो उसके ऊपर भी दोनों ग्रुप की जो है ना वो पॉलिसी है उसके ऊपर साइन होंगे, वो दोनों काम कर सकेगा, तो यही तो बेनिफिट होता है ग्रुप का, ठीक है। ये देखें, ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ IM यूजर्स, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ IM यूजर। नॉन डिफॉल्ट ग्रुप एग्जिस्ट, कोई भी डिफॉल्ट ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, आपको ग्रुप बनाना पड़ता है।
ग्रुप कैन नॉट बी नेस्टेड, आप एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप नहीं बना सकते, ग्रुप इंडिविजुअली बनेंगे आपके। यूजर्स कैन बिलोंग टू मल्टीपल ग्रुप्स, एक यूजर मल्टीपल ग्रुप का पार्ट हो सकता है। यू कैन स्पेसिफाई परमिशन फॉर द इंटायर ग्रुप, आप फिर क्या करते हो, उन तमाम उस ग्रुप के ऊपर परमिशन साइन करते हो। डिफाइन परमिशन बाय यूजिंग आईएम पॉलिसी, तो जो जिस तरह हम पॉलिसी इंडिविजुअल यूजर के ऊपर लगाते हैं, वही पॉलिसी को हम कहाँ पे लगाएंगे, ग्रुप के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखो, उन्होंने आपको ऐड दिया हुआ है, आई एम ग्रुप डेवलपर्स ग्रुप टेस्ट, तो ये टेस्ट टीम है आपकी, डेवलपर टीम है, और ये एडमिन टीम है। तो आपने उनको वहाँ पे डिफरेंट लोगों को ऐड किया होगा उन ग्रुप्स के अंदर, और उनके ऊपर डिफरेंट परमिशन आपने साइन की हुई है। ठीक है, तो जो परमिशन साइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं। इसको सिर्फ आपने पढ़ लेना है, यहाँ पे वही चीजें लिखी है उनको बताएंगे। रोल्स क्या होते हैं इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में पढ़ते हैं इसको। ये देखें, इसको थोड़ा रीड कर लें। फर्ज कर लें आपने कोई जो है ना, कोई यूजर बनाया है आपने, ठीक है, उसकी परमिशन किस तरह डिटरमाइन होगी, वो क्या क्या काम परफॉर्म कर सकेगा, किस तरह जो है ना वो उसको डिटरमाइन किया जाएगा। आर दे डिटरमाइन डिनाइड एक्सप्लिसिटी, सबसे पहले जब भी कोई काम करने की कोशिश करेगा तो पहले आईएम ये देखेगा कि क्या उसको ये काम करने की परमिशन दी हुई है, सॉरी इससे रोका गया है, आर दे डिनाइड, क्या उसको ब्लॉक किया गया, एक्सप्लिसिटी मैनुअली। ठीक है, अगर तो आपने उसको वो काम करने की इजाजत नहीं दी, परमिशन नहीं दी एक्सप्लिसिटी, ठीक है, यस उसको डिनाई कर दिया जाएगा, वो काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये तो ये पहला सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर आपने उसको ब्लॉक तो किया हुआ है लेकिन आपने एक्सप्लिसिटी नहीं किया हुआ, ठीक है, एक्सप्लिसिट ब्लॉक नहीं किया हुआ, तो फिर ये देखा जाएगा क्या उसको एक्सप्लिसिटली अलाउ किया गया। ठीक है, पहले हमेशा कौन सी कंडीशन देखी जाती है, डिनाइड कंडीशन देखी जाती है, उसके बाद अलाउ कंडीशन देखी जाती है। तो पहले देखा जाएगा क्या इस कंडीशन को किसी काम करने से रोका गया है, अगर नहीं रोका गया नो, तो फिर ये देखा जाएगा क्या उसको ये काम करने की परमिशन है, ये देखा जाएगा। अगर तो नो, तो फिर उसको डिनाई कर दिया जाएगा, तो जो वो जो डिनाई होगा वो इम्प्लिसिटली डिनाई होगा। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट डिनाई होगा। लेकिन अगर आपने उसको किसी काम करने की इजाजत दी है तो फिर उसको अलाउ कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है। तो यहाँ पे वो चीज बताई गई है कि एक्सप्लिसिटी क्या होता है और इम्प्लिसिटी क्या होता है। ठीक है, वो चीज आपको जो मैंने पहले समझाई थी वही आपको यहाँ बताई गई है। ये देखें जी, आई एम पॉलिसी क्या होती है आपके पास, इसको पढ़ लेते हैं। जी भाइयों, तो आई एम पॉलिसी हमारे पास क्या होती है। एन आई एम पॉलिसी इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर परमिशंस। आई एम पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम कोडिंग करते हैं, हम कोडिंग नहीं करते, मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह लगती है। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये डिफाइन होता है कि ये जो पर्सन है ये क्या काम कर सकता है और क्या काम परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, एक पॉलिसी क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर परमिशन असाइन होती है उस पर्सन को। फिर हम क्या करते हैं, अटैच अ पॉलिसी टू एन आई एम एंटिटी, तो वो जो पॉलिसी होती है, जो डॉक्यूमेंट होता है, जो परमिशन होती है, वो हम किसी एंटिटी को साइन करते हैं। एंटिटी कौन कौन हो सकता है, वो कोई हमारा यूजर हो सकता है, उसको हम दे सकते हैं। अगर कोई हमने ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप को वो पॉलिसी साइन कर सकते हैं। अगर हमने कोई रोल बनाया हुआ है तो उसको भी हम वो साइन कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिसीज ऑथोराइज द एक्शंस, पॉलिसी क्या काम करती है, ऑथोराइज द एक्शंस दैट एन एंटिटी माइट और माइट नॉट टू परफॉर्म, एक पर्सन क्या काम परफॉर्म कर सकता है और क्या काम परफॉर्म नहीं कर सकता उसको डिटरमाइन करती है, उसको ऑथोराइज करती है पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर ये लिखा होता है, परमिशन लिखी होती है। A single policy can be attached to multiple entities, एक सिंगल पॉलिसी या मल्टीपल एंटिटी को अटैच कर सकते हो। एंटिटी मतलब यूजर, ग्रुप या रोल। ठीक है, A single entity can have multiple policy attached to it, इसी तरह एक एंटिटी जो है ना उसके साथ मल्टीपल पॉलिसी भी अटैच हो सकती है। इस तरह एक यूजर है उसको आप EC2 की परमिशन भी दे सकते हो, SD की परमिशन भी दे सकते हो, डिफरेंट परमिशन आप एक एंटिटी को दे सकते हो। सर ठीक है, एंटिटी मतलब? एंटिटी मतलब
कोई यूजर आपने क्रिएट किया हुआ है, वो कोई ग्रुप या कोई रोल, इसको एंटिटी बोलते हैं। अब इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, व्हेन यू अटैच द सेम पॉलिसी टू मल्टीपल आई एम यूजर। अगर आपके पास 10 यूजर हैं, मैनी यूजर हैं, मोर देन 2 या 3, तो उनके ऊपर इंडिविजुअली परमिशन असाइन करने के बजाय आप क्या करो, पुट द यूजर इन अ ग्रुप। उन एक ग्रुप बना लो, उनको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दो, और फिर जो पॉलिसी है उस ग्रुप के ऊपर ऐड कर दो, उस ग्रुप के ऊपर लगा दो। ठीक है, यही हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस जो है ना, एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा इस तरह कि आपको एक छोटा सिनेरियो दिया जाएगा कि 5 यूजर हैं, उन्होंने S3 के ऊपर काम करना है। मल्टीपल यूजर आ गया यहाँ पे, कौन सा मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं आपके S3 के ऊपर। तो वहां पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप किस तरह उनको परमिशन साइन करोगे? ठीक है, तो वहां पे आपको ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि मेक अ ग्रुप, पुट द यूजर इन अ ग्रुप एंड अटैच पॉलिसी टू द ग्रुप। वो आपने वहां पे चूज करना है। ठीक है, आप फिर वहां पे इंडिविजुअली पॉलिसी साइन नहीं करोगे। इंडिविजुअली भी कर सकते हो, ऐसा ऐसी बात नहीं कि आप अगर मल्टीपल यूजर है तो आपको इंडिविजुअली पॉलिसी सेम पॉलिसी साइन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर यही है कि अगर मल्टीपल यूजर है और उन्होंने एक ही काम करना है, उनके ऊपर आपने सेम ही पॉलिसी लगानी है, तो आप एक ग्रुप बना लो, तमाम यूजर को उस ग्रुप के अंदर ऐड करो, और फिर जो है ना उस ग्रुप के ऊपर पॉलिसी लगा दो। ठीक है, अब हम चलते हैं वहां पे। मैंने आपके साथ एक शेयर किया था, फिर हम दोबारा यहाँ पे वापस आते हैं। AWS Academy की आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस जी सर, सर। हो रही है। चलो, आप थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि ये मैंने आपके साथ PDF स्लाइड शेयर की है। आप ये बहुत डिटेल में आपने इसको पढ़ना है, अच्छे से रीड कर लें। ये देखें, जो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की है, वहाँ पे मॉड्यूल 4 है, वहाँ पे जो है ना ये आपका टॉपिक है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यूज आई एम क्यों यूज करते हैं? यूज IAM टू मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। A resource is an entity in AWS account that you can work with. Example resources। ठीक है, आप क्या करते हो, IAM यूजर बनाते हो कि वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। वो रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? वो आपके सर्विसेज हो सकती हैं, आपका EC2 हो सकता है, S3 हो सकता है, डिफरेंट सर्विस आपकी हो सकती हैं। ठीक है, डिफाइन फाइन ग्रेन एक्सेस राइट्स। फाइन ग्रेन का मतलब क्या होता है? ग्रैनुलर परमिशन दे सकते हो, जो हमने अभी पढ़ा था। फाइन ग्रेन ग्रैनुलर सेम मतलब होता है। आप ये डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन फाइन ग्रेन एक्सेस राइट्स। हु कैन एक्सेस द रिसोर्सेज? कौन कौन एक्सेस कर सकता है आपके रिसोर्सेज को, आपके सर्विसेज को? विच रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस्ड एंड व्हाट कैन द यूजर डू द रिसोर्सेज। ठीक है, कौन कौन सर्विस को एक्सेस कर सकता है, कितना एक्सेस कर सकता है, और कौन कौन से काम परफॉर्म वहां पे कर सकता है। हाउ रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस, तो रिसोर्स किस तरह एक्सेस किया जा सकता है, कंसोल के थ्रू, CLI के थ्रू, या ST के थ्रू। तो ये सारी चीजें वहां पे होती हैं, ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो IAM के अंदर। IAM एक ऐसी सर्विस है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप यहाँ पे यूजर क्रिएट करें, ग्रुप्स क्रिएट करें, उनको पॉलिसी लगाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके आपको बिल नहीं पड़ेगा। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें होती हैं। अ पर्सन एप्लीकेशन दैट ऑथेंटिकेट विद एन AWS अकाउंट, तो उसको हम बोलते हैं IAM यूजर। तो यूजर कौन होता है? जो जिसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं, जिसको हम क्रेडेंशियल देते हैं, और फिर हमारे अकाउंट के अंदर एज IAM यूजर लॉगिन होता है, तो उसको हम बोलते हैं IAM यूजर। एक ग्रुप होता है, कलेक्शन ऑफ IAM यूजर्स, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। IAM पॉलिसी होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट परमिशन साइन करते हैं, परमिशन लिखे होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, वो उसको हम बोलते हैं IAM पॉलिसी। फिर IAM रोल भी होता है, इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ से। ये देखें, जब आप कोई यूजर बनाएंगे, तो यूजर बनाने के बाद आप उसको परमिशन दोगे कि वो मेरे अकाउंट के अंदर किस तरह अथेंटिकेशन प्रोसेस है ना ये वाला, कि अगर आप यूजर बनाते हो तो आप उसको ये बता सकते हो कि वो मेरे अकाउंट के अंदर किस तरह लॉगिन हो सकता है।
एसटी के थ्रू हो सकता है, कंसोल के थ्रू हो सकता है, या सीएलए के थ्रू हो सकता है। तो जैसा भी वो होगा वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट उसके क्रेडेंशियल्स होंगे। ठीक है, अगर वो कंसोल के थ्रू होगा तो उसके क्रेडेंशियल अलग होंगे, अगर वो एसटी के थ्रू होगा तो उसके क्रेडेंशियल्स अलग होंगे। इसी तरह सीएलए के थ्रू होगा तो वहाँ पे क्रेडेंशियल्स अलग होता है। तो वो क्रेडेंशियल्स कौन से होते हैं वो आपने यहाँ पे नीचे लिखा होगा, उसको रीड कर लेना। एमएफए भी आप ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है आपको। अब आता है ऑथराइजेशन का प्रोसेस। असाइन परमिशन बाय क्रिएटिंग आईएम पॉलिसी। तो किसी को परमिशन साइन करने के लिए हम क्या करते हैं, आईएम पॉलिसी क्रिएट करते हैं। परमिशन डिटरमाइन विच रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस आर अलाउड। तो परमिशन का मतलब क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो किन किन रिसोर्सेज को, किन किन सर्विस को यूज कर सकता है और कितना कर सकता है। आल परमिशन आर इम्प्लिसिटली डिनाइड बाय डिफॉल्ट। ये आपने याद रखना है। अगर आपने कोई भी यूजर बनाया है और उस जो आपने कोई भी परमिशन साइन नहीं की, तो इसका मतलब है वो बाय डिफॉल्ट उसको डिनाई होगा, वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इसलिए वो जो बाय डिफॉल्ट डिनाई होगा उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिटली डिनाई। आप उसको, इफ समथिंग इज एक्सप्लिसिटली डिनाई इट इज नेवर अलाउड। तो अगर आप किसी को एक्सप्लिसिटली डिनाई करोगे तो वो कभी भी कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इसलिए इम्प्लिसिटली डिनाई भी हो सकता है और एक्सप्लिसिटली डिनाई भी हो सकता है वहां पे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस। ये अपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। फॉलो द परमिशन ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस। इसका मतलब ये होता है कि आपने जब भी किसी यूजर को कोई परमिशन साइन करनी है तो हमेशा ये प्रिंसिपल को फॉलो करो, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल थोड़ी सी परमिशन दो। अगर कोई यूजर है उसने इंस्टीट्यूट को सिर्फ इंस्टीट्यूट के ऊपर काम करना है तो सिर्फ उसको थोड़ी सी परमिशन दो, उतनी परमिशन दो कि जितना उसका काम है, इसको ज्यादा परमिशन ना दो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीस्ट प्रिविलेजेस। तो ग्लोबल सर्विस होती है, ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे आ जाए, पॉलिसी क्या होती है। आईएम पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है दैट डिफाइंस परमिशन, जिसके अंदर परमिशन लिखी होती है। ठीक है, इनेबल फाइन ग्रेन एक्सेस कंट्रोल। और पॉलिसी दो तरह की होती है, ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास पॉलिसी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी, एक होती है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। पॉलिसी जो हम बनाते हैं, जो हम लगाते हैं किसी यूजर के ऊपर, किसी ग्रुप के ऊपर या किसी रोल को, वो दो तरह की होती है। एक होती है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी और एक होती है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी क्या होती है, ऐसी पॉलिसी जो आप किसी यूजर के ऊपर, किसी ग्रुप के ऊपर या किसी रोल के ऊपर लगाते हो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी जो आप किसी सर्विस के ऊपर लगाते हो, जो किसी आप रिसोर्स के ऊपर लगाते हो, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। ठीक है, जिस तरह आपको याद होगा जब हम EC2 बनाते हैं, तो EC2 बनाने के लिए जो एडवांस डिटेल वाला लास्ट वाला सेक्शन होता है, वहां पे जब उसको ड्रॉप डाउन करें तो वहां पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास इंस्टेंस प्रोफाइल के नाम से। वहां पे उसको हम एक रोल असाइन करते हैं अपने EC2 को। ठीक है, तो वो जो रोल साइन कर रहे हैं, जो पॉलिसी साइन कर रहे हैं, वो किसको साइन कर रहे हैं, वो हम अपने EC2 को साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। आपने देखा भी होगा जब हम सिस्टम मैनेजर की लैब कर रहे थे ना, तो हम तमाम जब हम किसी सर्वर को सेशन मैनेजर के थ्रू एक्सेस कर रहे थे, तो मैंने आपको वहां पे दिखाया भी था कि वहां पे एक आईएम रोल बना था। आईएम रोल के नीचे उसके पॉलिसी साइन की हुई थी, उसको हम बोलते हैं, वो हमारी होती है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। तो आपने ये सिंपल ये याद रखना है कि ऐसी पॉलिसी, ऐसी परमिशन जो आप किसी यूजर को, किसी ग्रुप को या किसी रोल को लगाते हो, वो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी कहलाती है। और ऐसी पॉलिसी जो आप किसी सर्विस के ऊपर लगाते हो, जो आप किसी रिसोर्स के ऊपर लगाते हो, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अटैच पॉलिसी टू यूजर ग्रुप और रोल। ये पॉलिसी क्या स्पेसिफाई करती है, एक्शन दैट मे बी परफॉर्म्ड बाय द एंटिटी, एक्शन दैट मे नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द एंटिटी। तो आप ये दोनों चीजें डिफाइन कर सकते हो। A single policy can be attached to multiple entity, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। आप एक सिंगल पॉलिसी मल्टीपल एंटिटी को अटैच कर सकते हो। A single entity can have multiple policy, एक सिंगल एंटिटी के पास भी मल्टीपल पॉलिसी हो सकती है। जिस तरह एक यूजर है, उस यूजर को आप एससी की परमिशन भी दे सकते हो, उस यूजर को आप EC2 की परमिशन भी दे सकते हो। ठीक है, और वो जो यूजर है वो मल्टीपल ग्रुप का पार्ट भी हो सकता है। ये चीजें यहाँ पे डिफाइन की गई। ठीक है, तो दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी, एक होती है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। तो ये होती है पॉलिसी हमारे पास। ये देखें, ये पॉलिसी हमारे पास होती है। इस तरह का ना पॉलिसी हमने क्या बड़ा, पॉलिसी क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है भाइयों, पॉलिसी हमारे पास क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि ये जो पॉलिसी हमारे पास होती है, आप में स्क्रीन शेयर हो रही है,
तो नहीं सर सर। ये हमारे पास पॉलिसी होती है। पॉलिसी क्या होता है कि तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर परमिशन लिखी होती है। तो इस तरह हमारे पास एक लैंग्वेज होती है जैसोन, जावा स्क्रिप्ट ओरिएंटेड नोटेशन, वो होती है हमारे पास। वहां पे हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज के अंदर हम ये कोडिंग करते हैं। हम खुद नहीं करते, टेम्पलेट बने होते हैं, लेकिन उसके बैकएंड पे कोड लिखा होता है, इस तरह लिखा होता है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये चीज डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ है, ये एक तरह की पॉलिसी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ना एक, यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ है, वर्जन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, अब इफेक्ट क्या अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें इफेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेम ये चीज लिखी हुई है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, अलाउ परमिशन दे रहा हूँ। एक्शन किसके ऊपर दे रहा हूँ, डायनामो डीबी टेबल के ऊपर, S3 बकेट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक्सप्लिसिटी अलाउ कर रहा हूँ। एक्सप्लिसिटी अलाउ गिव यूजर एक्सेस टू स्पेसिफिक डायनामो डीबी टेबल एंड बकेट। यहाँ मैं एक्सेस दे रहा हूँ कि मैं जो है ना, आप डायनामो डीबी टेबल और S3 को एक्सेस कर सकते हैं। आप डायनामो डीबी जो हमारा डेटाबेस है, उसकी कौन सी टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, S3 की कौन सी बकेट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम रिसोर्स के अंदर लिखेंगे। ये जो रिसोर्स है इसके अंदर हमने ये चीज डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पे डिनाई भी करोगे। डिनाई का मतलब क्या होता है कि इफेक्ट डिनाई, ये देखो यहाँ पे हम जो है ना डायनामोडीबी और S3 को लाउ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम उसी को डिनाई कर रहे हैं। डिनाई में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे तो आपने क्या लिखा, रिसोर्स अलाउ कर दो, यहाँ पे आपने अलाउ कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रिसोर्स, ये लिखो यहाँ लिखो नॉट रिसोर्स। इसका मतलब ये है, नॉट रिसोर्स का मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाली चीजें हैं इनके अलावा बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या कर दो, डिनाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट डिनाई के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है भाइयों, अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल, हमने किसी यूजर को डायनामोडीबी टेबल और एस की परमिशन दे दी, अब ऑब्वियसली बाकी चीजों के ऊपर हम डिनाई भी करेंगे। चीजें तो बाकी चीजें तो हजारों में है। ठीक है, बहुत सारी हमारे पास जो है ना वो सर्विसेज हैं, बहुत सारी और चीजें हैं, हमें परमिशन लगानी पड़ेगी। आप ये भी काम नहीं कर सकते, ये भी काम नहीं कर सकते, इसी को भी यूज कर सकते, तो उनको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पे नोट रिसोर्स लिख देते हैं, मतलब इसके अलावा बाकी जो रिसोर्सेज हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उसके लिए आप उसको डिनाई कर दो। तो अगर वो इसी के ऊपर काम करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकेगा, अगर वो किसी और सर्विस को यूज करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, explicitly deny ensure the user cannot use any other AWS services other than the that table and those bucket। यहाँ पे लिखा हुआ है other than that table and service, इनके अलावा बाकी चीजों को यूज नहीं कर सकते। and explicit deny statement take precedence over an allow statement। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर कर दें, मुझे भी कंफर्म कर दें। सर यहाँ पे एक चीज नहीं समझ आई अभी। यहाँ पे हम लोग ना ये जो डायग्राम में ऊपर तो अलाउ कर रहे हैं ना, नीचे कर हम डिनाई कर रहे हैं। तो ये अलग अलग मतलब दोनों रिसोर्सेज के एक्शन जो है वो दो सेम ही है ना, S3 पे कर रहे हैं। और नीचे स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो भी ये लिखी हुई है कि जो डिनाई वाली जो स्टेटमेंट है वो जो है ना अलाउ से मतलब पहले मतलब उस पे जो है ना प्रेसिडेंस रख लेती है। तो ये हम एक ही रिसोर्स के ऊपर कर रहे हैं ना, दोनों अलाउ डिनाई वाले एक्शन, या अलग अलग रिसोर्स पे कर रहे हैं। नहीं, रिसोर्स भी सेम है, एक्शन भी सेम है। यहाँ पे देखें, ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रिसोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट रिसोर्स लिखा हुआ है। ये चीज डिफरेंशिएट कर रही है इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसोर्स, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डिनाई में नोट रिसोर्स। ये चीज एक्चुअली इसको जो है ना वो डिफरेंशिएट कर रही है। समझा नहीं हूँ सर, मतलब नॉट रिसोर्स से क्या मतलब नोट रिसोर्स का मतलब है कि इसके अलावा बाकी जो सर्विस है उसको डिनाई कर दो, ये मतलब होता है इसका। अच्छा, इसके अलावा सही बाकी जो सही। रिसोर्सेज हैं, अब फर्ज कर लें आपने कोई यूजर बना लिया, IAM यूजर आपने बना लिया, उसको अपनी परमिशन दे दी, पॉलिसी लगा दी उसके ऊपर। उस पॉलिसी के अंदर क्या लिखा हुआ है, उस पॉलिसी के अंदर ये लिखा है
कि आप EC2 को एक्सेस कर सकते हो। EC2 को वो आपने ना उसको एडमिन राइट दे दी है कि आप EC2 को स्टॉप भी कर सकते हो, तो वहाँ काम कर सकते हो EC2 के ऊपर। ठीक है, हमने उसको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। आप ऑब्वियसली अलाउ किया है तो उसको डिनाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, डिनाई में अब हम क्या लिखेंगे, S3 लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे, क्या हम सारी सर्विसेज वन बाय वन लिखेंगे यहाँ पे? इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट इट सोर्स, कि नॉट इट सोर्स, और यहाँ पे लिख देंगे EC2, कि इसके अलावा बाकी जो सोर्सेज हैं उनको आप डिनाई कर दो, उसके ऊपर आप यहाँ पे कोई उसको यूज नहीं कर सकते, ये मतलब होता है। ठीक है सर, समझ गई, ठीक है, तो थैंक यू ये सर। मतलब होता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम। दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी, एक होती है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। पॉलिसी असाइनमेंट, आप पॉलिसी किसको असाइन कर सकते हो, किसी यूजर को, किसी ग्रुप को भी लगा सकते हो, किसी रोल को भी लगा सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट लोगों को आप एक ही पॉलिसी दे सकते हो। यहाँ पे खत्म हो गया, अब जो हमने इसको छोड़ा था, स्किप किया था, उसको पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं रोल क्या होते हैं। रोल भी हम बना सकते हैं। IAM role has the following characteristics: are used to delegate access to AWS resources, provide temporary access, have permission data defined by using IAM policy attached to a role node। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जो रोल होता है ना, रोल, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि जब हम EC2 बनाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी एक सर्विस AWS के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि मेरी एक सर्विस जो है ना वो दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करे, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको पॉलिसी नहीं दोगे, उसको रोल असाइन करोगे। जिस तरह हम EC2 बनाते हैं, EC2 ने S3 से कम्युनिकेशन करनी है, EC2 ने S3 के अंदर कोई चीजें स्टोर करनी है, या EC2 ने बैकएंड पे डेटाबेस से कम्युनिकेशन करनी है, या EC2 ने किसी भी दूसरी सर्विस से कम्युनिकेशन करना है, जिस तरह सिस्टम मैनेजर की हमने अभी हमने लैब की पिछले दिनों में। तो फिर हम क्या करेंगे, एक सर्विस को दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करने के लिए परमिशन देंगे, तो जो परमिशन देंगे उसको हम कहते हैं IAM रोल, उसको हम रोल असाइन करेंगे। वो रोल किस तरह असाइन करते हैं, मैंने आपको दिखाया भी था कि जब हम EC2 बनाते हैं, तो लास्ट सेक्शन जो हमारे पास होता है, जिसमें हम एडिशनल का होता है, वहाँ पे जो एंड पे आता है ना, यूजर डाटा लिखा होता है, जहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसको थोड़ा सा ऊपर जाके ना हमारे पास एक बॉक्स होता है, उसका नाम होता है इंस्टेंस प्रोफाइल के नाम से। उस इंस्टेंस प्रोफाइल के ऊपर हम जाके रोल साइन करते हैं अपने सीटों को। ठीक है, तो इसी तरह जो रोल होते हैं, अगर आपने देखना हो कि मैं किसी सर्विस को आपस में कनेक्शन करना चाहता हूँ, तो वहां पर उसको रोल साइन करोगे। ठीक है, एक तो ये होता है पर्पस रोल का। ठीक है, एक तो ये हो गया कि जो रोल होता है, आप किसको दोगे, किसी रिसोर्स को अलाओगे, जो हमारे पास सर्विसेज होती हैं, जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं, आप इसको जो है ना रोल साइन करोगे। A use case for using role is federated user. A federated user doesn't have a permanent identity in a account, and that way IAM user doesn't। अच्छा, जो रोल होता है ना, रोल ये हम किसी फेडरेटेड यूजर को भी साइन करते हैं। अब फेडरेटेड यूजर क्या होता है, कोई ऐसा यूजर जो आपके अकाउंट से बिलोंग नहीं करता, जो आपके अकाउंट के अंदर ही नहीं है। ठीक है, या जिसके पास कोई IAM यूजर है ही नहीं। अब मैं आपको ना समझाता हूँ, इसका समझ नहीं आएगी आपको। फर्ज कर लें आपने अपने अकाउंट के अंदर दो IAM यूजर बनाए हुए हैं, दो यूजर बनाए हुए हैं, एक आपने ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपने वो जो यूजर बनाए हैं और वो जो आपने ग्रुप बनाया है, ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे, पॉलिसी साइन करोगे, इसको भी पॉलिसी दोगे, आप इसको भी पॉलिसी साइन करोगे। ठीक है, एक होता है रोल। अब फर्ज कर लें एक पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है, उसने भी आपके अकाउंट को एक्सेस करना है, लेकिन आप चाहते नहीं है कि मैं उसको ना उसके लिए अलग यूजर क्रिएट करूँ अपने अकाउंट के अंदर जाके। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ थोड़ी देर के लिए परमिशन चाहिए मेरे अकाउंट के, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, या 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन जो दूसरे अकाउंट से बिलोंग करता है, जो दूसरा AWS अकाउंट है वो उससे बिलोंग करता है, उसने आपने अकाउंट के अंदर सिर्फ टेम्परेरी एक्सेस करना है आपकी चीजों को, तो आप फिर उसको पॉलिसी नहीं दोगे, उसको फिर आप क्या करोगे, रोल असाइन करोगे, एक रोल बनाओगे, उसको क्रिएट कर दोगे और उसको रोल असाइन करोगे, आप मेरे अकाउंट के अंदर आके ये काम कर सकते हो और इतनी देर के लिए कर सकते हो।
ठीक है। तो रोल उसको हम बोलते हैं फेडरेटेड यूजर, एक ऐसा यूजर जो आपके अकाउंट से बिलोंग नहीं करता, जो दूसरे अकाउंट से बिलोंग करता है, जो बाहर वाला पर्सन है, ठीक है, जो आपके अकाउंट के अंदर एज आई एम यूजर नहीं बना हुआ, उसको हम बोलते हैं फेडरेटेड यूजर। तो अगर आपने फेडरेटेड यूजर को एक्सेस देनी है अपने अकाउंट की, तो उसको हम रोल असाइन करेंगे। या आपने किसी सर्विस को परमिशन देनी है, कोई सर्विस या कोई रिसोर्स, कोई सर्विस या किसी रिसोर्स का आपने कोई पॉलिसी लगानी है कि किसी दूसरी सर्विस से कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसको भी आप क्या करोगे, रोल असाइन करोगे। तो रोल के सिर्फ दो ही हमारे पास पर्पज होते हैं, कि आप किसी फेडरेटेड यूजर को लगा सकते हैं या आप किसी रिसोर्स को लगा सकते हैं रोल। यहाँ पे देखें, a federated user doesn't have a permanent identity in AWS account the way that IAM user does, ठीक है। जो फेडरेटेड यूजर होता है वो आपके अकाउंट के अंदर नहीं होता, वो बाहर वाला पर्सन होता है। टू असाइन परमिशन टू फेडरेटेड यूजर, टू यू कैन क्रिएट अ रोल एंटिटी, आप उसको रोल असाइन कर सकते हो, ठीक है भाइयों। और दूसरा यूज केस इसका ये होता है कि आप किसी सर्विस को भी लगा सकते हो, किसी रिसोर्स को भी लगा सकते हो आई एम रोल। तो ये हमारे पास होता है रोल का। उसके बाद और भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया गया रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी क्या होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी आर अटैच टू यूजर ग्रुप आर रोल। जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी होती है वो हम किसी यूजर को साइन करेंगे, किसी ग्रुप के ऊपर लगाएंगे, किसी रोल को लगाएंगे, क्योंकि जो रोल होता है उसके पैकेट में भी क्या होता है, पॉलिसी होती है। पॉलिसी क्या होती है, परमिशन साइन होती है। लेकिन जो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी होती है, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी आर अटैच टू अ रिसोर्स, वो हम किसी रिसोर्स को लगाते हैं, वो हम किसी यूजर को नहीं लगाते, किसी ग्रुप को नहीं लगाते, ना किसी रोल को लगाते हैं, जो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी होती है, ठीक है। तो जो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी होती है वो हम किसको लगाते हैं, हमेशा किसी रिसोर्स को लगाएंगे, किसी सर्विस के ऊपर लगाएंगे। उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक हु हैज एक्सेस टू द रिसोर्स एंड व्हाट एक्शंस दे कैन परफॉर्म ऑन इट, द पॉलिसी आर इन लाइन ओनली, नॉट मैनेज्ड, रिसोर्स पर पॉलिसी आर सपोर्टेड ओनली बाय सम एडब्ल्यूएस सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया इनलाइन ऑनलाइन का, इसको देख लेते हैं। ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट आ गया, ये भी आपने पढ़ लिया। आई एम रोल आ गया, यहाँ पे दोबारा पढ़ लें आई एम रोल क्या होता है। IAM role is an IAM identity with specific permission. Similar to IAM user, attach permission policy to it. ये जो रोल होता है उसके बैकएंड में भी क्या चल रहा होता है, पॉलिसी चल रही होती है, ठीक है भाइयों। डिफरेंट फ्रॉम IAM यूजर, जो रोल होता है वो IAM यूजर से डिफरेंट होता है। Not uniquely associated with one person, intended to be assumable by a person, application or service, तो इसको assume किया जाता है। रोल प्रोवाइड टेम्परेरी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, अगर आपने किसी फेडरेटेड यूजर को एक्सेस देनी है या आपने किसी सर्विस के ऊपर लगाना है तो उसको आप रोल लगाओगे, ठीक है। तो वो जो रोल होगा वो टेम्परेरी होगा। सर ये जो फेडरेटेड यूजर होता है ये हमारे अकाउंट में आके काम करता है? हाँ, आपके अकाउंट का जाएगा, वो एज अ IAM यूजर नहीं काम कर रहा होता फिर, ठीक है, क्योंकि आपने यूजर बनाया नहीं होता, वो एज अ फेडरेटेड यूजर काम कर रहा होता है, जिसको एक रोल असाइन होता है। सर वो अपनी ईमेल के थ्रू लॉगिन होगा या मतलब ये जो IAM रोल होता है ये उसको क्रेडेंशियल देता है? हाँ, ऑब्वियसली उसको भी क्रेडेंशियल मिलेंगे ना, ठीक है भाई, उसको भी क्रेडेंशियल मिलेंगे, तो भी सही आप, है सर। तो वो भी आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन होगा। यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस जो मैंने पहले पढ़ा था दोबारा बताया गया है आपको। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, डू नॉट यूज AWS अकाउंट रूट यूजर, कि आपने जब भी लॉगिन होना है आप रूट यूजर लॉगिन ना हो, आप क्या करो अपने अकाउंट के अंदर जाओ, वहां पे एक IAM यूजर बना लो, उसको तमाम परमिशन दे दो, और फिर जब भी अपने अकाउंट लॉगिन होना तो एज अ IAM यूजर लॉगिन हो जाओ। तो यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं वो नहीं लिखी हुई, वो आपकी यहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो आप पढ़ेंगे सूचना अटैच के अंदर जाके, मैं वही यही देख रहा था, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा। हाँ, वो यहाँ पे नहीं है, वो होता है इनलाइन पॉलिसी और मैनेज पॉलिसी होता है, वो आप पढ़ेंगे सूचना अटैच के ऊपर जाके, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। जी भाइयों, तो इसको जरा पढ़ लें, जो लास्ट में की टेकअवेज होते हैं इसको पढ़ते हैं, फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। IAM is a service that helps securely control access to AWS resources. IAM provides
different types of security credentials. Use IAM to create users and groups and assign rules to them. तो ये यहाँ पे इसकी चीजें होती हैं। दोबारा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, इसको एक सम अप कर लेते हैं, अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। पॉलिसी को देख लेते हैं कि जो पॉलिसी होती है हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी, IPP आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी। एक होती है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, RPP। जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी होती है ये किसी यूजर के ऊपर लगती है, किसी ग्रुप के ऊपर लगती है, या किसी रोल के ऊपर लगती है। अगर कोई रोल बना रहे हो, किसी फैकल्टी यूजर को अपना रोल लगाना है, किसी रिसोर्स को रोल लगाना है, उसके लिए फिर आप क्या करोगे, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी का यूज करोगे। लेकिन रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी कहाँ पे लगती है? रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी किसी रिसोर्स के ऊपर लगती है। रिसोर्स मतलब किसी सर्विस के ऊपर, सर्विस मतलब S3 के ऊपर लग सकती है, वो डेटाबेस के ऊपर लग सकती है, वो किसी EC2 के ऊपर लग सकती है, तो उनके ऊपर एक पॉलिसी लगती है। तो ये डिफरेंस होता है पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। यहाँ तक क्लियर है आपको? सर क्लियर है।